जब तक सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक हम लोग कुछ डाउट्स ले लेते हैं। कहा कि एक ब्लॉक है जिसको कांस्टेंट पावर से पुल किया है ना, हाँ सर। तो कांस्टेंट पावर से पुल किया है, तो टी टाइम में उसने कितना एनर्जी सप्लाई किया है, P इंटू टी, हाँ सर। क्योंकि कांस्टेंट है। जो एनर्जी गया है वो किस फॉर्म में गया, काइनेटिक एनर्जी में। यस सर। ठीक है ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, एक बहुत ही फेमस सवाल है, इसको लिख लेना है सारे बच्चे। ये पूछता है कि V T के किस पावर के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर हाफ। अब तूने क्या पूछा था, तो सर वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट फोर्स से पुल किया जा रहा है क्या? हाँ, तो अब फोर्स क्या होगा ये पूछा, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P इंटू वी, सॉरी F इंटू वी। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी। यस सर। अब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पावर अपॉन वी। वी का पावर कितना है, अभी समझ में आ गया। हाँ सर। और भी सर एक सेकंड रहने दो। इसका तरीका और भी है, डीके बाई डी टी इज पावर, ठीक है ना, हाफ एम इंटू वी वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब यही चीज के को लिख लेगा हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का होगा 2v इंटू डी वी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू पी। एम इंटू डी वी बाई डी टी यही फोर्स होता है, और यहाँ पी बाई वी ऐसे बोल दिया। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल पढ़ लो, उसके बाद फिर हम स्क्रीन से हटा रहे हैं। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो दो स्ट्रिंग है, एक 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है ये 1.6 मीटर। देख लेना डेटा इस सही लिख रहा हूँ ना। एंड द मास ऑफ द स्फीयर इज 5। पूछ रहा मिनिमम स्पीड v क्या है, सॉरी v क्या है इस सिचुएशन में, v कितना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये 45 तो ये भी 45, और ये हो जाएगा 60। T1 cos 45 प्लस सॉरी T1 ऊपर वाले को माना, सॉरी नहीं सही लिखा, T1 cos 45 प्लस T2 cos 60, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर का
R और दूसरा लिखेंगे T1 और कितना हो जाएगा T1 ऊपर वाला फोर्स ये भी sin 45 प्लस T2 sin 60 that is equal to mg। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें मिलेगा। अभी अननोन कितने हैं इसमें देखो तुम, एक बार सवाल को फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। 2 wire AC BC are tied at C which revolves at constant speed V in the horizontal constant speed V in the horizontal, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, in horizontal circle of radius 1.6 meter, find the minimum value of V। भी सवाल कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ V निकालना है, इसको समझते हैं। अभी देखो हमारे पास कितने अननोन है बच्चों, 3 unknown। अभी 3 अननोन। इक्वेशंस कितना है, 2। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये सॉल्व ऐसे तो होगा नहीं, अब इसको इसी सर्कल में रोटेट करना है। अगर हम V अलग लेंगे तो T1 T2 अलग होगा, ठीक है, समझे इस बात को। यस सर। यस सर। अब ये कह रहा है, अब सवाल ये नहीं कहा कि V निकालो, कह रहा है कि मिनिमम V निकालो। क्या कह रहा है, मिनिमम V निकालना है। तो अगर इसका V को कम करते जाओगे ना तो T1 T2 कम होते जाएगा और T2 कम होते होते एक समय क्या हो सकता है, T2 जीरो हो जाएगा। जब मिनिमम V के लिए पूछा है तो एक काम करो, इस T2 को क्या कर लो, जीरो, ये स्लैक होना चाहेगा, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। और स्लैक अगर पूछा जाए तो कौन पहले स्लैक करेगा, T1। T1 स्लैक नहीं करेगा, हाँ सॉरी T1 स्लैक करेगा, सॉरी ये स्लैक करेगा नीचे वाला, क्योंकि इसको नीचे लाओगे तो ये टाइट रहेगा और ये लूज हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस जरूरत नहीं रहेगा, जैसे इसको यहाँ पे ले आया, समझे, ये इलोंगेट तो कर नहीं सकता है। सर वो 1.6 कम होने पर ही वो लूज होगा ना T1। क्या, फिर से बोलो। 1.6 कम होने पर ही T1 लूज होगा ना। हाँ, मतलब जस्ट अबाउट टू लूज हो रहेगा, लूज होगा, हुआ नहीं, जस्ट अबाउट टू लूज है। तो क्या कर देना है इस केस में, इस T1 को जीरो कर दो और देन तुम्हें V निकल जाएगा, V मिनिमम, ठीक है। बच्चों लास्ट क्लास में हमने मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ डिस्कस किया, सेम चीज को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, वैसा ही कॉन्सेप्ट।
लिखो, दिस इज फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर। यहाँ पे एक स्मॉल बॉल लिया, and it is pushed slightly. So this will slide down along the surface. क्या लग रहा है, ये पूरा साथ साथ मूव करते जाएगा या सरफेस को कहीं छोड़ देगा? सरफेस को छोड़ देगा। छोड़ दे। सरफेस को छोड़ देगा, इतना तो रियलाइज कर रहे हो। बच्चों हमें निकालना यही है, फाइंड थीटा where the ball नॉर्मली 0 will leave the surface। सारे बच्चे लिखें नोटबुक में। तो किसी पोजीशंस पे भी लिखते हैं, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस? mg mg नॉर्मल n, नॉर्मल पुश करेगा। तो अभी मैं अगर लिखूं यहाँ पे, लेट्स स्पीड इज v, she will write mg cos theta minus n इक्वल टू, सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे लिखने में, है ना? क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि द पोजीशन वेयर इट विल लीव द सरफेस, तो कंडीशन इज n बिकम्स n0 यही लिखना है। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा लीव करने वाले कंडीशंस के लिए। अब बताओ, मैंने थीटा निकालने के लिए कहा, थीटा अननोन, v इज आल्सो अननोन, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, कहां से आएगा? E initial is equals to E final. mechanical energy conservation मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बच्चों देखो, मैं इतना लिख रहा हूं, तुम लोग भी साथ साथ लिखो, नोट्स अच्छे होने चाहिए। अब एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहा हूं, तो प्रीति ने कहा सर ऐसे लिख लो, E I इक्वल टू EF, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल कहाँ रेफरेंस लूं? मैं एक काम करता हूं, यहां रेफरेंस ले लेता हूं, यहां पे। अगर यहां पे ले लिया 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, सो इनिशियली इट इज एट हाइट r, रेडियस r ले लेता हूं, सो mgr इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक प्लस, सिमरन बताओ क्या लिखूं पोटेंशियल? रेफरेंस यहां पे लिया हूं, सिमरन लक्ष्मी, लक्ष्मी आहे क्या लिखे? आवाज नहीं आ रही है। हितेश पाटिल, So r sin 90 minus theta. अरे इतना क्यों घूम रहे हो? r cos theta cos theta. cos theta. अथर्व ने भी बोला, क्या अथर्व कुमार ने भी बोला ना? चलो
बच्चों यहाँ पे रेफरेंस लिए, यहाँ पे नहीं लिए हैं। दानिश, मैंने पहले कभी यहाँ लिया होगा तो ये कहते थे, अभी रेफरेंस यहाँ लिया है तो ये हो जाएगा। सो इसको अरेंज कर लेते हैं। हाफ Okay, sir. mg स्क्वायर इज इक्वल टू GR cos थीटा की जगह पे V स्क्वायर। इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं। एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू 2mg1 माइनस कॉस थीटा। अरेंज करके लिख लिया एनर्जी कंजर्वेशन को। अब कोई बच्चा देख सकता है कि थोड़ा सा इस टाइप से अरेंज क्यों किया, बिकॉज यही टर्म यहाँ पे है, इसलिए थोड़ा इसी फॉर्मेट में रहने दिया। अब 1 and 2 you are comfortable to find from 1 and 2 cos थीटा जो आ जाता है वो आ जाता है 2/3। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है बच्चों, जेई मेन में आ सकता है, जेई एडवांस में तो नहीं आएगा, मेन में आ सकता है। ईशान का सवाल है, कोई और मेथड यूज कर सकते हैं क्या एनर्जी कंजर्वेशन के जगह पे? एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने से हमें क्या फायदा होता है कि इस पॉइंट का स्पीड दिया हुआ है, इस पॉइंट पे निकालना है किसी दूसरे पोजीशन पे, तो हम ये मेथड यूज करते हैं, ये बहुत एफिशिएंट होता है। अदरवाइज फोर्स से जाओगे तो अलग अलग मोमेंट पे फोर्स अलग, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग, तो वो इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है ना। बट हमने उसी को न्यूटन्स लॉ से ही हमने डेराइव करके ये लाया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ईशान। हाँ सर। Yes, sir. हो गया करेक्ट। चलो Yes, sir. अब रहा एक होमवर्क, छोटा सा स्पेस छोड़ देना, खुद करना और नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं पूछूंगा किसी से। बच्चों ये करोगे, समझ में आ गया होगा सवाल। तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि सर इस केस में पिछले वाले सवाल से पहले ही ये लीव कर जाएगा, बिकॉज इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। स्पीड बढ़ाते जाएंगे और पहले यहाँ पे कितना स्पीड दे कि उसी मोमेंट पे ही लीव कर जाए, वो वेलोसिटी हो जाएगा GR √GR, यहीं पे लीव कर जाएगा। बिकॉज उस केस में n इधर, mg इधर और ये v, क्या लिखते हैं mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r लिखेंगे, है ना। उसी मोमेंट पे सरफेस को छोड़ रहा है यहाँ पे, तो n इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू √GR। सो v अगर √GR या उससे ग्रेटर रहेगा तो इसी पॉइंट पे सरफेस को छोड़ देगा, फ्री फॉल होगा। √GR से कम रहेगा तो कुछ देर स्लाइड करेगा, फिर सरफेस को छोड़ेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। चलो बच्चों ट्रैक लिया, ये देखो अभी इधर थोड़ा स्पेस कम है तो ये थोड़ा फ्लैट होकर ऐसे जाएगा। एक ऐसा रोड है, सोचो वर्टिकल प्लेन में हिली एरिया है और एक
कार कांस्टेंट स्पीड से, एक कार कुछ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये सवाल करवा दिया था क्या? मुझे ध्यान नहीं है। नहीं सर। नहीं। ठीक है। A car is moving with constant speed v. अब बच्चों ये एक कुछ पॉइंट्स दिखा दिए ए बी सी डी, एन ए, एन बी, एन सी एंड एन डी आर नॉर्मल रिएक्शन on car at points A, B, C and D respectively. इतना तो समझ में आ गया। ये जो डायग्राम देख रहे हो बच्चों, ये कर्वेचर जो है, इसका अगर रेडियस में कहूं कि यहाँ पे आर ए है इस डायग्राम में, सी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज आर सी है, आर ए और आर सी में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? कौन बड़ा है कौन छोटा है अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम? सर रेडियस ऑफ आर बड़ा है आरसी छोटा है। आर ए बड़ा है। दिख रहा है ना? तो वैसा ही तुम भी बनाना। आर ए आर सी में ये बड़ा है। मुझे अरेंज करना है, अरेंज एन ए, एन बी, एन सी एंड एन डी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे छोटा को सबसे पहले रखना है, सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसको मिटा रहे हैं। बच्चों ये बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक, और सारे बच्चों को 100% समझ में आना चाहिए। सर एनसी सबसे बड़ा होगा। सर डी का रेडियस ऑफ कर्वेचर डायग्राम में क्लियर है, मैंने पहले भी बता दिया था। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं बात करता हूं फॉर बी एंड डी पॉइंट। पहले बात करता हूं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इस पे फोर्स लगेगा mg नीचे, n ऊपर। तो B और D में कैसा है कर्वेचर? सेंटर किधर? ऊपर है। ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लेना। B और D एक जैसा है, A और C एक जैसा है। इसका स्पीड v क्या लिखो बच्चों? mg माइनस एन इजकल टू mv स्क्वायर आर, या n माइनस mg इजकल टू mv स्क्वायर बाई आर? एन माइनस एम जी। सारे बच्चे कंफर्म हो? n माइनस mg लिखो। यस सर, यस सर। क्योंकि नेट फोर्स इधर है, n माइनस mg। सो n जो आ जाएगा वो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। n जो है यहाँ पे mg से ज्यादा है, लेकिन कितना ग्रेटर? v कांस्टेंट है दोनों केस के लिए, b और d। जिसका r बड़ा होगा उसका ये क्वांटिटी छोटा होगा। दैट मीन्स d का ये क्वांटिटी छोटा है, दैट मीन्स एन छोटा आएगा। हाँ nb जो है वो बड़ा है कंपेयर टू nd। क्या ये श्योरिटी के साथ समझ में आ गया? यस सर। फिर कहोगे सर A और C के लिए कैसा होगा? तो फॉर A एंड C पॉइंट कर्वेचर ऐसा है,
ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, mg नीचे है, n ऊपर, इसका सेंटर इधर है. What will be the equation? mg equal to mv square. क्या बात है, ये सबको समझ में आ रहा है. सो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाई r. बच्चों आ रहा समझ में, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है. हाँ सर। यहाँ का जो n है a और c पॉइंट के लिए n जो होगा वो mg से कम होगा, mg से कम होगा. यश बताओ सही है कि नहीं, यश महाजन, रोहित पवार, क्लियर. अब बात जिसका करते R बड़ा हैं होगा। Na और Nc में क्या होगा. सो जिसका R NC बड़ा होगा छोटा, जिसका R छोटा उसका ये क्वांटिटी बड़ा, और जब ये बड़ा होगा तो Mg में से बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो N छोटा हो जाएगा. तो Rc बच्चों छोटा हो जाएगा बिकॉज Rc में ये बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सॉरी, Nc छोटा हो जाएगा तो Nc विल बी लेस देन Na. क्या लिख सकते हैं ये. हाँ सर. Yes, sir. तो सबसे Yes, sir. छोटा क्या होगा इसमें और इसमें से, सबसे छोटा कौन सा हो गया, Nc. And Nc से बड़ा कौन सा है, Na. और Nc Na दोनों छोटा है Nv Nd से, बिकॉज दोनों, ये दोनों Mg से बड़ा है, से बड़े ये दोनों Mg से छोटा है. ND Nd MB. फिर MB. क्रिस्टल क्लियर. यस सर. बच्चों एक और सवाल लेते हैं जो अच्छे वर्मा में है, और जनरली दिस इज कॉमन डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. बहुत ही बढ़िया सवाल है. करा कि ऐसा ट्रैक है और तूने साइकिल लिया और साइकिल से कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो इधर, तो किस पॉइंट पे सरफेस छोड़ने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो n ऊपर mg नीचे, mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. अगर v बड़ा होगा तो n कम होते जाएगा और एक समय छोड़ेगा. अगर मैं बात करूं कि कहीं इधर ले रहा हूं, इधर थीटा एंगल पे, तो क्या इक्वेशन होगा, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर. v वही है, कांस्टेंट ले रहा हूं. अब इसमें से n जीरो होने का चांस कहां पे ज्यादा है, mg cos सेकेंड वाले इक्वेशन. सेकेंड वाले में ज्यादा चांस है बिकॉज ये छोटा क्वांटिटी है ना. तो जैसे से नीचे आ रहा है बच्चों, यहां पे अगर नहीं छोड़ा तो नीचे सरफेस छोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है ना. तो जैसे से एंगल बढ़ रहा है सरफेस छोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. लेकिन अब देखना एक पॉइंट पे कर्वेचर जो है वो चेंज हो रहा है. जब मैं जैसे ये इधर आ गया तो बताना ये n अगर लिख रहा हूं तो यहाँ पे n कितना आया था, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r, इसके लिए था. और जब इधर जाएगा तो यही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा.
n इज इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। अब बताओ n 0 होने का कोई चांस है क्या? इस No, इंटरसेक्शन sir. पॉइंट sir. ये कर्वेचर जब चेंज हो गया, इधर अब सरफेस छोड़ने का चांस नहीं है। क्लियर? Yes. Yes, sir. थर्ड इक्वेशन किसके लिए लिखा है, कौन से पॉइंट के लिए? अगर इस पॉइंट से नीचे है तो ये इक्वेशन होगा, इस पॉइंट से ऊपर है तो ये इक्वेशन होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा चलो, अब बात करते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से कैसे आएगा यार। mg तो उसको पुल करा तो स्पीड तो बढ़ेगा। तुम साइकिल लेके ऐसे आ रहा हो, ऐसे अगर छोड़ दो कुछ नहीं करो तो स्पीड बढ़ता है कि नहीं? हाँ सर बढ़ता है। बढ़ता है। लेकिन तुम्हें अगर स्पीड नहीं बढ़ाना है, क्या करते हो? ब्रेक मारते हैं। ब्रेक लगाते हो। ब्रेक क्यों काम करता है? बिकॉज फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन है। तो मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो क्या हर जगह पे फ्रिक्शन फोर्स सेम ही लगेगा, या यहाँ पे जितना लग सकता है उससे ज्यादा यहाँ अलग लगेगा, या अलग। उससे कम इधर लगेगा? अलग होगा, कम कम लगेगा। की बात अलग करें- होगा। बढ़ता जाएगा। नहीं, मैक्सिमम की बात करें तो इधर n क्या हो रहा है? ऐसे से जैसे से नीचे आ रहे तो n क्या कम हो रहा लग है? रहा है। कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है वो कम हो रहा है ना। ऊपर रहेगा मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कम 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 लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। अब बच्चों जैसे जैसे तुम नीचे आओगे mg sin थीटा बढ़ रहा है, mg sin थीटा को रोकना है तो फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो तुम क्या करोगे? स्लाइड करना शुरू कर दोगे, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं रहेगा। तो अगर पूछा जाए कि स्लाइडिंग नहीं हो या स्लाइडिंग होने का सबसे ज्यादा चांस कहां होगा? स्लाइडिंग होने का चांस सबसे ज्यादा इस इंटरसेक्शन पॉइंट के जस्ट पहले रहेगा। अगर यहाँ पे स्लाइड नहीं किए, यहाँ पे अगर स्लाइड नहीं हुए तो किसी भी पॉइंट पे स्लाइडिंग नहीं होगा, इधर तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो चांस ऑफ स्लाइडिंग विल बी जस्ट बिफोर दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कर्वेचर जहां चेंज हो रहा है। तो लिख लो, ये सिर्फ यही समझाना था मुझे। चांस ऑफ स्लाइडिंग विल बी मैक्सिमम जस्ट बिफोर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छी वर्मा का सवाल देखना और उसको सॉल्व करना है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। डायग्राम से ही पता चल जाएगा, डायग्राम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक सूडो फोर्स है। तो सूडो फोर्स कब लगाते हैं इसको डिस्कस करते हैं। सपोज एक टर्न टेबल है विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, और एक ब्लॉक यहाँ पे m रखा हुआ है, एंड लेट्स की ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा रेस्ट में। So if you observe from the ground, you will find that block is moving in a circular path. If you observe from the rotating table के फ्रेम में बैठ जाओ तो क्या लगेगा तुम्हें? ब्लॉक मूव कर रहा है या रेस्ट में है? रेस्ट में।
रेस्ट में लेकिन है। रोटेटिंग टेबल जो है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। सो रोटेटिंग फ्रेम is नॉन इनर्शियल। बट कभी कभी हमें रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के मोशंस को देखना आसान लगेगा। we would prefer to work in rotating frame। लेकिन क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम जाके काम करेंगे तो न्यूटन्स लॉ लिख सकते हैं क्या? यस सर। नहीं, न्यूटन्स लिख लॉ सकते नॉन हैं। इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। सूडो फोर्स ऐड करके। हाँ, तो सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो टू राइट न्यूटन्स लॉ in rotating frame, we have to apply pseudo force। क्लियर ना? तो इस सूडो फोर्स के नीचे तुम लोग नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। यहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम में दो सूडो फोर्स लगता है, एक का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरे का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं, गलत। कोरियोलिस फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सूडो फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बच्चों, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मुझे पता है बच्चे गड़बड़ी करते हैं। कहा था जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है सर्कुलर मोशंस में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका वैल्यू m इंटू एक्सलेशन m v स्क्वायर बाई r। तो उसको नाम दे दिए सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है। हम किसी एफबीडी में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ड्रॉ नहीं करते हैं। और ये मेजर मिसकंसेप्शन बच्चों में कैसे पैदा होता है, अभी तो तुम लोग कॉलेज गए नहीं हो, चाहे कहीं से या नॉर्मल इंडियन ऑथर बुक पढ़ लेते हो, तो मैक्सिमम जगह पे ये लिखा आता है सेंट्रीफ्यूगल इज सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल इज रियल फोर्स। मैं तो कहता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं है। जितने फोर्सेज लग रहे हैं सबके रिजल्टेंट को हम लोग कह दिए, जो आया mv स्क्वायर बाई r, उसको नाम दे दिया सेंट्रीपिटल। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर एक मिनट सर कौन। अब बताओ, जब एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो सूडो फोर्स ड्रॉ करते हैं रोटेटिंग फ्रेम में। हाँ सर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम ड्रॉ करेंगे, है ना? अब कहोगे सर ये कोरियोलिस फोर्स क्या है? ये भी एक सूडो फोर्स है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो इसके बारे में पूछा गया, जब ओलंपियाड की तैयारी करोगे तो इसके बारे में पूछ सकता है। सो कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो ए सूडो फोर्स, जो हमें रोटेटिंग फ्रेम में काम करेंगे तो लगाना पड़ेगा। बट हम लोग जो केस डिस्कस करेंगे वो केस में कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाता है। वो कौन सा केस है वो बता देता हूं। इसलिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिस रोटेटिंग फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, अगर बॉडी उस फ्रेम में रेस्ट में है,
तो कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स की जरूरत ही नहीं है। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो कोरियोलिस फोर्स होगा, लेकिन उस कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो जिधर वेलोसिटी रहेगा उसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सवाल में जेई मेन में जो सवाल देगा उसमें कोरियोलिस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। देखना, जहां पे रखा हुआ है बच्चों, जिस पॉइंट पे ब्लॉक रखा हुआ है रोटेटिंग फ्रेम में, उस पॉइंट का एक्सेशन कितना इधर, ओमेगा स्क्वायर आर का, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, इस पॉइंट का एक्सेशन है ओमेगा स्क्वायर आर इधर, तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगाएंगे, मास ऑफ द बॉडी ओमेगा ऑफ द फ्रेम ओमेगा स्क्वायर आर और डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। सर सेंट्रीफ्यूगल वापस रिपीट करो ना, नेटवर्क था सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम तब लगाएंगे जब Yes, हम sir. रोटेटिंग फ्रेम में काम करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ द ब्लॉक ओमेगा किसका, फ्रेम का, लिख लेना, मास किसका, ब्लॉक का, और आर सर रोटेटिंग आर भी फ्रेम का ना, डिस्टेंस है। सर आर किसका होगा? आर जो रोटेटिंग फ्रेम है उस एक्सिस से। यस। और किधर लगाएंगे, रेडियली आउटवर्ड। एफबीडी में इसको दिखाना है ना। अब इस ब्लॉक पे मैं पूछूं, अभी यही सवाल ले लेते हैं। Would they find friction force acting on the block? तो रोटेटिंग फ्रेम में जाते हैं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड एंड ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर। अब बताओ यहाँ पे बैठ के मैं देखूंगा तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, दैट मींस इसका टेंडेंसी इधर जाने का है, सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ब्लॉक रेस्ट में है इसलिए F इक्वल टू कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। समझे क्या बात को? यस सर। अगर इसी मोशंस को ग्राउंड फ्रेम में रहते तो क्या बोलते हैं, इस मोशंस को ग्राउंड फ्रेम से स्टडी करते हैं तो बोलते हैं कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों के डिफरेंस को समझो। ईशान ने कहा कि सर विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो ज्योग्राफी में ये सब पढ़ाया जाता है लेकिन उन लोगों को नहीं पता चलता बिकॉज साइंस पढ़ी नहीं है, बस रट्टा मार लेते हैं। बच्चों अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ के फ्रेम में सपोज विंड इज ब्लोइंग इन दिस वे, और हमने अभी भी कुछ देर पहले बताया था कोरियोलिस फोर्स अभी पढ़ना नहीं है, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, बट ये बताया कि रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के देखोगे, अर्थ के फ्रेम में बैठ के देखूंगा
अगर विंड को देखें तो मोशन है और कॉरियोलिस फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो वेलोसिटी इधर, कॉरियोलिस फोर्स इधर। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, एक्सलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका काम क्या होगा? ओनली डायरेक्शन बदलना। डायरेक्शन चेंज करना है ना, उसका काम डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ईशान, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? हाँ सर। सर इसमें बच्चों एक सवाल लेते हैं। एक टर्न टेबल है which is rotating with angular velocity omega. This distance is r2. लिखो ये सवाल। मैं एक बार पढ़ देता हूं। Two blocks M1 and M2 connected by a string of length L is equal to R1 plus R2. सेंटर से R1 डिस्टेंस ये इधर, ये R2 डिस्टेंस इधर, ये स्मूथ सरफेस दिया है, यहाँ पे कुछ म्यू है, रफ है ये। प्लेस अलोंग ए डायमीटर एज शोन, मतलब एक सेंटर का है, एक सेंटर को उधर। टर्न टेबल इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. Blocks are at rest with respect to the turntable. Then find tension in the string. सवाल क्लियर? यस सर। यस तो सर। एक काम करते हैं बच्चों, मैं ना रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाता हूं। गो इन द फ्रेम ऑफ टेबल। ब्लॉक्स क्या दिखेंगे मुझे? रेस्ट में। ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या दिखेगा? 0। कंसीडर M1 फर्स्ट। व्हाट आर द फोर्सेज? एक N ऊपर, एक mg नीचे, ये वर्टिकल प्लेन में है, और एक T इधर और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा बच्चों? M1 ओमेगा स्क्वायर R1, है ना? अब ये रेस्ट में है, तो क्या लिखूंगा यहां से? T इज इक्वल टू, सॉल्व हो गया कि नहीं?
Yes. B part, if M2 R2 is greater than M1 R1, then find friction force on M2. Also find its direction. Also find its direction. Okay. तो M2 का एबिलिटी ड्रॉ करना है। M2 पे फोर्स कौन सा है, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, T, जो कि ये निकाल चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इंफॉर्मेशन से हम क्या बता पाएंगे, क्या कहना चाह रहा है ये इंफॉर्मेशन देके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे बड़ा है या टेंशन बड़ा है? Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा है, Centrifugal force. मतलब इस पे फ्रिक्शन टुवर्ड सेंटर लगेगा या अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा? Away. Center. अवे फ्रॉम सेंटर, Towards center. फ्रिक्शन किधर लगेगा? टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर लगेगा। तुम लोग तो ब्रिलियंट हो, क्योंकि ये जाना ले जाना चाहेगा इधर, ये ज्यादा फोर्स है, तो फ्रिक्शन कहेगा यार हम टेंशन को कि हम बैलेंस करने आ रहे हैं, दोनों मिलकर बैलेंस कर लेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी चूंकि बैलेंस्ड है, रेस्ट में है, तो टी प्लस एफ जो है वो बैलेंस कर रहा है M2 ओमेगा स्क्वायर R2 को। तो फ्रिक्शन हो जाएगा M2, टी को उधर चले जाओगे, ले चले जाओगे, क्लियर? अगर कोई कह दे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा सो दैट ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। ऑप्शन सी, फाइंड maximum omega so that blocks will remain at rest. F is equal to mu n, n कितना लिखे यहाँ पे? M2G, that is equal to M2R2 minus M1R1 into ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहां से निकल जाएगा, तो यहां से लिख देता हूं ओमेगा मैक्स कितना आ जाएगा, म्यू M2G डिवाइडेड बाई M2R2 माइनस M1R1 का रूट। इज इट क्लियर? Yes, sir. बच्चों हमने पूछा था फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है और टेंशन कितना है। तो टेंशन तो बहुत ही इजीली निकाल लोगे, T इज इक्वल टू M 0.2 ओमेगा स्क्वायर इंटू R 0.2, 0.16 न्यूटन। बात करते हैं M2 का। M2 ब्लॉक पे सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा M ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.3 R, सॉरी 0.2 ही है, टेंशन इतना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 0.2 माइनस
0.08 न्यूटन। सही लिखा क्या? अच्छा, एक ग्रूव है ये, एंड दिस इज अ स्मूथ ग्रूव। और दिस इज हॉरिजॉन्टल टर्नटेबल, हॉरिजॉन्टल टर्नटेबल, and a block is placed यहाँ पे एक ब्लॉक को प्लेस कर दिए। लेट्स, इसका रेडियस r है, इसको r/2 पे रख दिया एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। And the turntable is rotating with angular velocity omega naught. समझना इस चीज को, ये रोटेट कर रहा है। पहले ये रेस्ट में था इसके रेस्पेक्ट में, अभी क्या किया हमने, इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। मैं इसके फ्रेम में बैठ के देखूं, इन द फ्रेम ऑफ द रोटेटिंग टेबल, तो इस पे हम एक, इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगाएंगे, m ओमेगा स्क्वायर। अभी रेडियस r/2 है तो r/2, और यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है, तो इसको रोक के नहीं रख पाएगा। तो क्या होगा, इसके फ्रेम में दिस विल एक्सीलरेट इन दिस डायरेक्शन। क्या इसके फ्रेम में इसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल। वेरिएबल होगा। क्यों होगा वेरिएबल? आर बदलता Radius- रहेगा। आर बदलते जाएगा, है ना। तो मुझे निकालना है कि व्हेन इट विल कम आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्रूव, व्हाट इज द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टेबल, ये निकालना है। इसके फ्रेम में ये किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, तो लिखो, find the speed with which it will come out, find the speed with respect to the table with which the block will come out of the groove from other end. (38) से 33 हो गया स्ट्रेंथ। हाँ, तो क्या करेंगे, इसको ना किसी डिस्टेंस पे रख लेते हैं, r पे, जनरल डिस्टेंस r पे। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r, सो एक्सेलेरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, और a को मैं क्या लिखना प्रीफर करूं, v इंटू dv बाई dr या v इंटू dv बाई dt? v इंटू dv बाई dr। v इंटू dv बाई dr, dv बाई dt नहीं, टाइम का फंक्शन नहीं चाहिए मुझे। सो v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r dr, और ये v किसके रेस्पेक्ट में होगा, टर्न टेबल के रेस्पेक्ट में। इनिशियल वेलोसिटी है 0, कब, जब ये r/2 है। वेलोसिटी निकालना है मुझे कब, जब r हो जाए।
तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट विल बी आर बाई 2 से आर समझ में आ गया?